मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। तो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन जिसमें रोज आप हमारे साथ जुड़ते हैं। और देखो श्वेता, अब वीकडेज की फिर से शुरुआत हो गई। मंडे ब्लूज हालांकि होता तो है कि यार संडे के बाद से फिर मंडे आ गया, लेकिन इसी का नाम लाइफ है। हमें फिट रहना है, आगे बढ़ना है और अपने काम सारे करने हैं। इसीलिए हम अपने दोस्तों को कहेंगे कि देखिए फटाफट अगर आप बेड पर हैं तो बेड को छोड़कर उठ जाइए, और जो लोग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हो वो भी थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर कर ले, और साथ ही साथ उन खबरों को भी देख ले जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। हम दो दोस्त नए अंदाज में इस बुलेटिन में वो तमाम खबरें दिखाते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। श्वेता, सुबह सुबह ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने थोड़ा सा मूड ऑफ कर दिया। देखिए, पार्किंग का मामूली विवाद कितना बढ़ जाता है, खूनी संघर्ष में भी तब्दील हो सकता है। पटना में एक गांव में 2 गुट आमने सामने हो गए, गोलियां तक चली, 2 की मौत हो गई, 5 घायल हो गए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। गोलीकांड के बाद वहां पर कोहराम मच गया। पूरी खबर क्या है आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। पथराव, फायरिंग, आगजनी और आक्रोश की ये तस्वीरें पटना सिटी के जेठुली गांव की हैं, जहां पार्किंग का मामूली विवाद इस कदर बढ़ गया कि गोली चल गई और 2 लोगों की जान चली गई। 5 लोग घायल भी हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। नहीं है तो कोई नहीं, क्या हमको इंसाफ चाहिए। मेरा पति को जो मारा उसको भी तुम फांसी का सजा दीजिए। पूरा फैमिली मिल के, पूरा उसका चच्चा बच्चा जो है सब मिल के मेरा पति को मारा है। सबको आप लोग पकड़िए, आप लोग कीजिए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी उमेश रॉय के घर और कार को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस के सामने आरोपियों ने फायरिंग की। लोग बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी रही। रोका नहीं, उसके सामने मर्डर हुआ। खुद ने विनोद कुमार ने मर्डर करवाया है। ठाड़े हैं, गोली चल रहा है, ताकि हम क्या करें? गोली चल रहा है तो हम मराए जाएं, हम गोली खाएं? हम कहलिए आप काहे प्रशासन है बताइए। हम दौड़ के जाके गौतम के पकड़ लिए, छोड़ के चल गई। बताइए सर। गांव के मुखिया समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। झगड़ा बड़ा होता चला गया और उसी में फायरिंग हुआ। एक पक्ष के द्वारा फायरिंग किया गया, उसमें करीब 5 लोग इंजर्ड हैं और उसमें 2 की मृत्यु का हम लोगों को न्यूज़ मिल रहा है। एक का बॉडी यहाँ पे आ गया है और बाकी जो इंजर्ड हैं वो भी अभी क्रिटिकल हैं। यहाँ पे हम लोग पुलिस कैंप कर रही है। इसमें हम लोगों ने अभी तक 7 अरेस्टिंग कर ली हैं जो घटना में शामिल थे। इलाके में तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस टीम तैनात है। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस के साथ सरकार पर सवाल उठाए। ऐसे अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करना चाहिए ना। ये आज का मन बढ़ा हुआ है इन लोगों का। आप कहाँ बात करेंगे? इसके पहले भी हम यहाँ आए थे, पहले मार दिया था। नीतीश कुमार सुशासन का दम भरते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि पटना में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो नीतीश कुमार सुशासन का दम भरते हैं। उनका कहना है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसी जो घटनाएं हैं वो उनके दावों की पोल खोलती है। और देखो श्वेता, वाकई अगर प्रशासन के रहते हुए दबंगों की इतनी हिम्मत हो जाए तो फिर किस बात का सुशासन? बिल्कुल, सवाल तो खड़े होंगे ही। और जाहिर सी बात है, आक्रोश की बात हो रही है तो आक्रोश ऐसा बीती रात जेएनयू में भी देखने को मिला श्वेता। और जेएनयू तो हॉट बिल्कुल कह सकते हैं जगह बन जाती है जब कुछ भी तरह का विवाद हो वहीं होता है। यहाँ दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठन आमने सामने हो गए। और क्या कुछ हुआ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। जेएनयू में शिवाजी जयंती मनाने को लेकर हुए विवाद से आक्रोशित एबीवीपी ने देर रात विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता जेएनयू गेट के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जेएनयू में वामपंथी छात्र संगठनों की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप का अपमान नहीं सहेंगे। आप ये फोटो देखिए,
जिस तरह छत्रपति शिवाजी का अपमान किए वही लोग हैं जो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने के जो नारे लगाए थे, वही लोग हैं बार बार देश को टुकड़े करने का बात करते हैं और हिंदुस्तान का अपमान करते हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने देर रात तक जेएनयू गेट के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। दरअसल जेएनयू में ये विवाद जो है वो इसलिए हुआ क्योंकि एबीवीपी के जो छात्र संगठन थे उन्होंने शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाई थी, जिसे वामपंथी छात्र संगठन ने निकालकर फेंक दिया था। और जाहिर सी बात है, जब उन्होंने फेंक दिया तो एबीवीपी के छात्र भड़क उठे और इसलिए ये आमने सामने हो गए। लेफ्ट के गुंडों और 100 फ्लावर ग्रुप के कुछ लोगों के द्वारा हमारे वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जी के जो है चित्र से माला को उतार दिया गया और यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है। जेएनयू में हंगामे और बवाल की वजह ये घटना बनी। दरअसल एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनकी तस्वीर जेएनयू टेफलाज में लगाया था, जिसका लेफ्ट छात्र संगठनों ने विरोध किया और उनके कार्यकर्ताओं ने तस्वीर हटाकर शिवाजी का अपमान किया, जिसके बाद आक्रोश भड़क गया। लेफ्ट के गुंडों और 100 फ्लावर ग्रुप के कुछ लोगों के द्वारा हमारे वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जी के जो है चित्र से माला को उतार दिया गया और यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिवाजी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन कार्यक्रम के तुरंत बाद वहां लेफ्ट के छात्र आ गए और शिवाजी के चित्र से माला निकालकर उसे हटा दिया। तो सवाल तो ये कि लेफ्ट संगठनों को आखिर दिक्कत क्या है? जो देश के नायक रहे हैं उनकी तस्वीर लगाने के लिए उनमें इतना गुस्सा क्यों हो जाता है? और यही सबसे बड़ी बात है कि वो नायक जिन पर हमें गर्व करना चाहिए, उनकी तस्वीर लगाना लेफ्ट के छात्रों को नागवार गुजरता है। हालांकि जेएनयू में अक्सर इस तरह का विवाद भी देखने को मिला है। श्वेता, चलिए और पॉलिटिक्स से जुड़ी क्या कुछ खास खबरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में। दिल्ली में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमले की घटना सामने आई है। ओवैसी के मुताबिक उनके अशोका रोड स्थित आवास पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव किया, जिससे खिड़कियों के कांच टूट गए। ओवैसी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद देर रात एडिशनल डीसीपी ने उनके आवास का दौरा किया। पुलिस ने मौके से सबूत भी जुटाए हैं। ओवैसी ने घटना का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। कानूनी व्यवस्था के मुद्दे पर अशोक गहलोत विपक्ष के साथ अपने नेताओं के भी निशाने पर हैं। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरना ने सीएम पर हमला बोला है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कह रही हैं कि आप प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। जनता के लिए जितना जरूरी पानी है उतना ही जरूरी कानूनी व्यवस्था भी है। कड़क रवैया अपनाइए ताकि अपराध पर लगाम लगे। शनिवार को जोधपुर में बर्बर तरीके से सरेआम वकील की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। नीतीश कुमार 2024 की तैयारी को लेकर बिहार में रैलियां कर रही हैं और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी ही एकजुट नहीं है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ही उनके रास्ते का कांटा बन गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं की 2 दिनों की बैठक बुलाई है, जो आज खत्म होगी। इसके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नागालैंड का दौरा करेंगे। यहां वो मोन में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर शाह की नागालैंड में ये पहली रैली है। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह करीब 10 बजे नड्डा उडुपी जिले में श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और फिर 11 बजे पार्टी की बूथ लेवल कमेटी को संबोधित करेंगे। हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्ष समिति का आंदोलन और तेज हो गया है। रविवार को पंचकुला में सीएम आवास के पास प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बावजूद इसके हजारों कर्मचारी सीएम आवास के पास जुटे हैं। सुरक्षा को देखते हुए यहाँ भारी फोर्स की तैनाती की गई है। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है, जहां एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमले की बात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव किया था, जिस पूरे मामले की जांच में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के अशोका रोड स्थित आवास पर कुछ अज्ञात लोगों ने जो है वो पथराव किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला होने की बात जो है वो सामने आई है।
बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोग थे जिन्होंने पथराव किया था और उसके बाद पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है। और हमारी सहयोगी तेजश्री की इस रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त हम AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर मौजूद हैं क्योंकि उनके घर पर एक अटैक किया गया है। बताया जा रहा है कि उनके घर पर जो हमला हुआ है वो उनकी खिड़की पर भी हुआ है, जिसके कारण जो शीशे हैं खिड़की के वो टूट गए थे। 34 अशोका रोड पर हमारी मौजूदगी है, जो असदुद्दीन ओवैसी का पता भी है और यहाँ पर इस वक्त फ़िलहाल पुलिस भी मौजूद है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 2014 के बाद से लेकर अब तक ये चौथा हमला है जो उनके घर पर इस तरह से किया गया है। वो जयपुर से लौट रहे थे और उनकी जो हाउस हेल्प है उन्होंने उन्हें बताया कि उनके घर पर कुछ अराजक तत्वों ने पत्थर फेंकने की कोशिश की और पत्थर जब फेंके तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों के जो कांच है वो पूरी तरह से टूटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। पुलिस अभी जो साक्ष्य है वो जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और जो असदुद्दीन ओवैसी है उनका कहना है कि जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनमीत सिंह के साथ टाइम्स ऑफ भारत के लिए दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे। और एक दिल दहलाने वाली खबर रायपुर से सामने आई है, जहां एक शख्स ने एक नाबालिग को लहूलुहान कर दिया। एक नाबालिग लड़की के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया और उसे लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल है। बिल्कुल, बीच सड़क पर ये शख्स जो है इस नाबालिग को बाल से पकड़कर खींचता रहा, धारदार हथियार से इस पर हमला भी किया। जब वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस ने फिलहाल इस आरोपी को पकड़ लिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। रायपुर में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी कान पकड़े नजर आया। रायपुर पुलिस ने घटना को लेकर ट्वीट किया है। आरोपी ओमकार तिवारी मसाला सेंटर चलाता है। अपने यहाँ काम करने वाली नाबालिग लड़की पर जानलेवा हमला किया था क्योंकि उसने उससे शादी से इनकार कर दिया था। आरोपी ने बीच सड़क पर नाबालिग लड़की पर गड़ासे से वार किया था, जिसका CCTV फुटेज वायरल है। वीडियो में आरोपी लड़की के बाल पकड़े और उस पर धारदार हथियार से वार करता दिख रहा है। घटना गुढ़ियारी थाना इलाके के पहाड़ी चौक की है। पीड़ित लड़की की हालत गंभीर है। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। देखा आपने कैसे इस दरिंदे ने जो है नाबालिग पर धारदार हथियार से हमला किया। पहले बात ये सामने आई कि लड़की जो है वो सैलरी मांगने के लिए गई थी, लेकिन बाद में ये पता चला कि शादी करने से इस नाबालिग ने इनकार किया था इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से, इसलिए इसने इस घटना को अंजाम दिया। और एक और घटना जो चर्चा में है वो है भिवानी। जी हाँ, भिवानी मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जो मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर, उसका शस्त्र लाइसेंस कैंसिल करने का आदेश दिया जा रहा है, लेकिन वो खुद को निर्दोष बता रहा है। पूरा अपडेट क्या इस मामले को लेकर वो इस रिपोर्ट में देखिए। भिवानी में जुनैद और नसीर को जिंदा जलाए जाने के मामले में राजस्थान पुलिस तफ्तीश में जुटी है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन मुख्य आरोपी मोनू मानेसर फरार है। हालांकि वो खुद को निर्दोष बता रहा है। उसने एक बार फिर होटल और घर में होने के अपने कई CCTV फुटेज जारी किए हैं। टीवी फुटेज दी है, रात की भी, पूरी रात कहाँ थे, सुबह 7:15 की भी है, 8 बजे की भी है, 9 की भी है, दोपहर 12 बजे तक की भी है। उन्होंने अपनी टोटल चीजें प्रोवाइड कराई और कंप्लेंट में उनका नाम लिख दिया कि वो उठाने वालों में थे। मोनू का दावा है कि वो घटना के वक्त होटल में था। हालांकि पुलिस ने उसके खिलाफ जुनैद और नसीर के अपहरण के बाद हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस ने मोनू मानेसर का लाइसेंस कैंसिल करने की भी तैयारी कर ली है। DCP मानेसर ने पुलिस कमिश्नर को इसको लेकर चिट्ठी लिखी है। इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्म है। AIMIM चीफ ओवैसी ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला है। आपकी राजस्थान का प्रशासन जब कंप्लेन दी गई थी कि उन बच्चों को उठाकर लेकर गए, अगर आप बॉर्डर बंद कर देते तो आज जुनैद और नसीर जिंदा रहते। आपने उनको कहा कि चलो भागो यहाँ से। ये मामला आज हरियाणा विधानसभा में भी गूंज सकता है। विधानसभा के उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि हम इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। हरियाणा सरकार घटना के लिए जिम्मेदार है। तो इस पूरे मामले को लेकर के ओवैसी लगातार हमलावर है, लेकिन एक और जो घटना हुई जिसमें आरोपी श्रीकांत की गर्भवती पत्नी के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, उसको लेकर के भी पुलिस सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, आरोप ये है कि श्रीकांत को ढूंढने के लिए पुलिस जब गई थी तो पत्नी के साथ धक्का मुक्की की, जिससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है। हालांकि हरियाणा पुलिस जो है गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत से जुड़ी जांच कर रही है।
से धक्का दिया, मेरे पेट में चोट लगी, उस दिन से परेशान हूँ मैं। उसी वजह आज मेरे बच्चा में इसको हो गया। कितने महीने का बच्चा था आपका? फुल टाइम था। राजस्थान पुलिस ने मुझे इतना पीटा कि गर्भ में ही मेरे बच्चे की मौत हो गई। ये आरोप है इस महिला का। पुलिस की ये क्रूरता सवालों के घेरे में आ गई है। महिला भिवानी कांड के आरोपी और नूह निवासी श्रीकांत की पत्नी है। आरोप है कि पुलिस उनके घर आई और सभी के साथ मारपीट की। उन्होंने हमारी दीदी के गेट को बजाया, मैंने जैसे छुड़ाने की कोशिश की, मेरे साथ भी हाथापाई हुई है और दीदी गेट को बजाया। गेट बजा रहे थे, दीदी गेट खोलने के लिए उठी है तो उन्होंने जैसे गेट में धक्का दिया, वो दीदी के पेट में जाकर लगा और वो गिर गई है नीचे। अपना बच्चा खो चुके परिवार में मातम पसरा है। मामला दर्ज होने के बाद नूह पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बच्चे का शव कब्र से निकाला गया है। आज उसका पोस्टमार्टम होगा। सेंसिटिव इशू है और इसमें बहुत सारी टीमें जांच में लगी हुई हैं। आपको सारा इंटीमेट कर देंगे। वो जब आए हैं तो पुलिस को तो इंटीमेट किया गया। सुबह पोस्टमार्टम करवाएंगे, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला भिवानी में बुलेरो में जले हुए 2 नरकंकाल से जुड़ा है। पुलिस ने श्रीकांत पंडित नाम के शख्स को आरोपी बनाया है। पुलिस उसकी तलाश में नूह में उसके घर गई थी। आरोप है कि इसी दौरान परिवार से मारपीट की गई। राजस्थान बीजेपी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। गर्भवती महिला का गर्भपात होना इस बात को इंगित करता है कि दहशत और डर का माहौल कितना है और किस तरीके से राजस्थान की पुलिस डर और भय का माहौल पैदा करने का काम करती है। तो देश की राजनीति और क्राइम से और भी जुड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको ये भी दिखाते हैं कि कहां पर जो नोट है उसको लूटने के लिए मारामारी हो गई और इसके अलावा ब्लैक नूडल्स को लेकर के भी लोग कैसे नजर आए। ये तमाम जो खबरें हैं टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस के जरिए आपको दिखा देते हैं हमारे सेगमेंट में। नोटों की बारिश का ये वीडियो गुजरात के मेहसाना का बताया जा रहा है। घर की छत से युवक 500 और 1000 रुपए के नोट उड़ा रहा है। नोटों को बटोरने के लिए घर के नीचे लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच अपने भतीजे की शादी में नोटों की बारिश कर रहा है। छत से उड़ाए जा रहे नोटों को बटोरने के दौरान लोगों में हाथापाई भी हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मगरमच्छ पर हमला करते शेरों के झुंड का ये वीडियो खूब वायरल है। वीडियो में देख सकते हैं कि शेर शेरनियों का एक झुंड अकेले मगरमच्छ पर हमला करते दिख रहा है। एक शेर डर डर कर मगरमच्छ के पैर को अपने दांतों से फाड़ने की कोशिश करता है। मगरमच्छ भी अपने ऊपर हो रहे हमले पर पलटवार करना नहीं भूलता। शेर भी मगरमच्छ को पानी में जाने से लगातार रोकता रहता है। लोग कमेंट्स में मगरमच्छ की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। काले रंग से लबरेज नूडल्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आमतौर पर ऐसे फूड वीडियो देखकर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन इस वीडियो को देखकर नूडल्स लवर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने इस डिश पर गुस्सा उतारते हुए इसे केचुआ और कीड़े जैसा बता दिया, जबकि कुछ यूजर्स के मुताबिक ऐसी ही चीजें कोरोना फैलने की बड़ी वजह है। ये वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में असल में कौआ द थर्स्टी क्रो की कहानी वाली तकनीक अपनाकर पानी पीता दिखाई दे रहा है। अंतर केवल इतना है कि इस वीडियो में घड़े की बजाय प्लास्टिक की बोतल दिखाई दे रही है। बोतल में पानी का लेवल इतना नीचे है कि कौवे की चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में कौवे ने तरकीब आजमाते हुए अपनी चोंच से बोतल में कुछ कंकड़ डाल दिए। इससे पानी का स्तर बढ़ गया और कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली। वीडियो में दिख रहा है कि ये युवक कोई जादूगर नहीं है, लेकिन ये जादूगर से कम भी नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। युवक एक चश्मे को टेबल पर रखता है और फिर बिना छुए हुए चश्मे को अपनी शक्तियों से पलट देता है। ये वीडियो देखकर हर कोई हैरान है। युवक का नाम राहुल मल्होत्रा बताया जा रहा है और ये माइंड रीडर भी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो वायरल खबरों की बात, चलिए आपको देश की कुछ और खबरों से अपडेट कराते हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से बीजेपी को लेकर के विवादित बयान दिया है, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने मुसलमानों और मुगलों को लेकर बीजेपी पर क्या हमला बोला है और बीजेपी ने किस तरीके से पलटवार किया है, दिखाते हैं आपको इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। मुगलों को जितना मुसलमान नहीं याद करता उतना बीजेपी करती है, जैसे ये उन्हीं की औलाद हैं। जब कोई दुश्मन नहीं मिलता है तो मुगलों की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, मुगलों के तो मुसलमान तो उनका जिक्र नहीं करते हैं,
जितना ये लोग जिक्र करते हैं जैसे उन्हीं की औलाद हैं। महबूबा ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी नेता देश को बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो इनके साथ रहेंगे वो ठीक, लेकिन जो साथ नहीं रहेगा उसकी हालत ये मुसलमानों से भी बदतर कर देंगे। ये संघ गोडसे की जमात है। महबूबा के बयान पर बीजेपी आग बबूला है। शर्म आनी चाहिए, पावर जाने के बाद इतनी बौखलाहट, इतनी बदतमीजी से बात करना, हमें तो कई बार शर्म आ जाती है इसके बयानों का जवाब देते हुए भी। महबूबा मुफ्ती के बयान पर जम्मू कश्मीर की राजनीति में उबाल आ गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर की सत्ता से बेदखल होने के बाद महबूबा मुफ्ती जो है वो एक तरीके से बौखलाई हुई हैं और यही वजह है कि वो बीजेपी को लेकर इस तरह की बयानबाजी लगातार करती रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे हम इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से तमाम टेंशन से दूर रहते हैं, वैसे बीजेपी भी विरोधियों के जो बयान है ना उनको दरकिनार करके अपने मिशन में लगी हुई है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ 2024 के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कल गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 का बिगुल फूंका। विजय संकल्प रैली में शाह ने ऐलान किया कि 2024 का चुनाव मोदी जी को पीएम बनाने का नहीं बल्कि समृद्ध भारत के निर्माण का है। धारा 370 हटाकर पीएम मोदी ने कश्मीर को भारत माता का मुकुटमणि बनाया है। कोई नहीं मानता था, धारा 370 हटे कोई नहीं मानता था, ट्रिपल तलाक समाप्त हो कोई नहीं मानता था, सीएए इस देश में आए कोई नहीं मानता था। इस देश के अंदर भाजपा की सरकार है, कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में आगे जाए कोई नहीं मानता था। सारे हमारे वैचारिक आधार को पूर्ण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मगर अभी भी मिशन अधूरा है। शाह ने कहा कि मुगलों और विदेशी आक्रमणकारियों ने जिन मंदिरों को तोड़ा उनका शिवाजी ने पुनर्निर्माण कराया। मोदी जी भी उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर थे और वहां उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को करारा जवाब दिया है और दरअसल चुनाव आयोग का जो फैसला शिवसेना को लेकर आया है उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। आज उद्धव ठाकरे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। गौरतलब है कि शिवसेना का नाम और चुनाव निशान चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया था। वहीं इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी आलाकमान को आड़े हाथों लिया है। अब मोदी जी को बाला साहब का नकाब पहनकर महाराष्ट्र में आना पड़ता है और एक ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। क्या आपको पसंद है जो भी चल रहा है? आपको पसंद है? क्या ये प्रजातंत्र है? अरे लड़ना है तो मैदान में लड़ो ना। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कोर्ट से अपील की थी कि बिना उनका पक्ष सुने कोर्ट कोई एक तरफा फैसला न दे। वहीं महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने अपने सभी विधायकों की आज सुबह 9:30 बजे बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। निशान छीनने से उद्धव ठाकरे की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। अपने ट्वीट में अब वो सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। पार्टी और सिंबल छिलने से जाहिर तौर पर यार उद्धव ठाकरे बौखलाए हुए हैं और एकनाथ शिंदे के धनुष बाण के खिलाफ उन्होंने अब मशाल जलाने की पूरी तैयारी कर ली है। तैयारी तो यूपी विधानसभा सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी श्वेता जो है वो कर रखी है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिस तरीके से हमला किया गया, जो वो कह रहे हैं रामचरितमानस विवाद को लेकर पूरे हंगामे के आसार यूपी विधानसभा सत्र के दौरान नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र के पहले दिन विधानमंडल के संयुक्त सत्र में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और नीतियों का विस्तार से खाका पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलों के नेताओं से सत्र के सुचारू संचालन के लिए सहयोग मांगा। विधानमंडल के बजट सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। कानून व्यवस्था, महंगाई और कानपुर देहात में हाल में मां बेटी की जलकर हुई मौत के मामले को लेकर दोनों सदनों में हंगामा होने की संभावना है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से हाल में रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी का मामला भी दोनों सदनों में गूंज सकता है। वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।
जातीय जनगणना के मुद्दे पर सपा हमलावर रह सकती है। 22 फरवरी को योगी सरकार दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेगी। आज से शुरू होने वाला बजट सत्र 10 मार्च तक चलेगा। संवेदना पहुंचाने की अपील आपसे करता हूं। जाति जनगणना हो या फिर साधु संत पर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर बीजेपी और एसपी नेता पहले से ही आमने सामने हैं। अब आप समझ लीजिए कि यूपी में विधानसभा सत्र के दौरान कितना हंगामा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अपना पक्ष जरूर रखेगी। चलिए अब ये हंगामे की बात तो आगे करते हैं, लेकिन फिलहाल इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वीडियोस कौन कौन से वायरल हो रहे हैं वो भी सुबह सुबह देख लेते हैं। लड़की को स्टंट करना भारी पड़ गया। वीडियो में देखिए, लड़की डिवाइडर पर कूदकर चढ़ने की कोशिश करती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। गनीमत रही कि वो सीढ़ी पर नहीं गिरी, नहीं तो जान भी जा सकती थी। लड़की जिस वक्त स्टंट कर रही थी वो खुद किसी से वीडियो बनवा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ ये हादसा हो जाएगा। लड़की ने ये वीडियो खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। पेंगुइन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं बर्फीले पहाड़ से सैकड़ों के झुंड में पेंगुइन खाने की तलाश में निकले हैं। बता दें, पेंगुइन मांसाहारी पक्षी है और जब इन्हें भोजन की तलाश होती है तो ये समंदर का रुख करते हैं। मछलियाँ, केकड़े, झींगे और भी कई तरह के पानी में रहने वाले जीवों को खाकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। पेंगुइन के इस वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। हाथी को सबसे शांत और समझदार जानवरों में से एक माना जाता है। जब ये शांत जानवर गुस्सा हो जाए तो बहुत तबाही मचाता है। देखिए, इस वीडियो में हाथी कार को पलटाने की कोशिश कर रहा है। वो इतने गुस्से में है कि महावत भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता। बता दें कि हाथी जब गुस्से में आता है तो उसके सामने जो भी दिखता है वो तहस नहस कर देता है, जैसे इस कार के साथ करते दिख रहा है। किसी के कद से उसकी औकात नहीं नापनी चाहिए। इस वायरल वीडियो को देखिए। शुतुरमुर्ग का बच्चा शेर पर कैसे भारी पड़ रहा है। शेर पक्षी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पक्षी भी जोर से चिल्लाता है और शेर की ओर दौड़ता है। पक्षी की बहादुरी को देख शेर पीछे हट जाता है और शेर की हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा पक्षी पर हमला करे और वो वहाँ से जाना ही बेहतर समझता है। क्या कभी आपने मेढक को वेट लिफ्टिंग करते देखा है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मेढक जमीन पर लेटकर वेट लिफ्टिंग कर रहा है और वो भी नॉन स्टॉप। 1 2 3 4 5 आप गिनेंगे तो गिनते रह जाएंगे, लेकिन वो रुकता नहीं है। मेढक अपनी मसल बनाने के लिए लगातार वेट लिफ्टिंग कर रहा है, जिम करने वालों को टक्कर दे रहा है। मेढक के इस जोश को देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं। अब बात तेलंगाना की। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवाजी महाराज की जयंती मनाई श्वेता, लेकिन उनके इस भगवा जुलूस को लेकर के पुलिस के साथ उनकी जबरदस्त झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जो है इस रैली में पहुंचे थे और रैली में देखते ही देखते जबरदस्त हंगामा हो गया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। शिवाजी महाराज की जयंती पर बीजेपी ने रैली का आयोजन किया था। हजारों की गिनती में बीजेपी कार्यकर्ता भगवा झंडे लेकर इस रैली में शामिल हुए, लेकिन देखते ही देखते रैली वाली जगह पर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिसकर्मियों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की हल्की झड़प देखने को मिली। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता झंडा फहराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। पुलिस के मुताबिक सिर्फ दशहरे वाले दिन ही झंडा फहराया जाता है, लिहाजा बीजेपी कार्यकर्ताओं को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। पुलिस के मुताबिक बीजेपी की तरफ से रैली की इजाजत ली गई थी, न कि झंडा लहराने की। पुलिस ने कहा कि रैली में 200 लोगों के शामिल होने की परमिशन थी, जबकि भीड़ 2000 से ज्यादा लोगों की पहुंच गई थी, जिसके बाद मौके पर बवाल हो गया। हालांकि पुलिस ने किसी तरह हालात को काबू में किया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता वहां से वापस लौट गए। दरअसल यहाँ जो विवाद हुआ उसको लेकर पुलिस का ये कहना है कि सिर्फ 200 लोगों की परमिशन ली गई थी, लेकिन वहाँ पर 2000 से ज्यादा लोग जो है इकट्ठा हो गए और यही वजह रही विवाद की। विवाद बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के भी हो रहा है, क्योंकि 8 साल की एक बीमार बच्ची को लेकर पहुंचा परिवार उस वक्त आक्रोशित हो गया जब इस बच्ची की धाम में ही मौत हो गई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बागेश्वर धाम में राजस्थान से आई 10 साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है।
बच्ची की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परेशान परिजन बच्ची को 10 फरवरी को बागेश्वर धाम लेकर आए थे, जहां बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बच्ची को भभूत दी, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। हमने सोचा कि इसको रात भर नींद नहीं आई तो भी नींद आ रही है, तो वहाँ पे गुरु जी को दिखाया, उन्होंने भभूति भी दी। गुरु जी ने देखा तो क्या बोला? गुरु जी ने बोला घर ले जाओ, कैसे करेंगे। उन्होंने उपाय नहीं बताया इसका इलाज का? फिर क्या हुआ? गुरु जी के बोलने के बाद कितनी देर बाद खत्म हो गए? गुरु जी बोलने से पहले ही हो गए। इस मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। उनके मुताबिक कुछ लोग मृतक को लेकर आते हैं, सोचते हैं कि जिंदा हो जाएंगे। ऐसे लोगों को नहीं लाना चाहिए। इससे पहले एमपी के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पीठ में एक महिला की मौत हो गई थी। महिला पति के साथ बागेश्वर धाम में चल रहे महायज्ञ में शामिल होने आई थी। 16 फरवरी को अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। वैसे इस पूरे मामले को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग या तो मृत व्यक्ति को लेकर धाम में आते हैं या फिर मरणासन लोगों को लेकर धाम में आते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब के संगरूर की, जहां पिटाई का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। दरअसल कुछ लोगों ने एक शख्स की लोहे के रॉड से बेरहमी से पिटाई की है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत क्या है, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरें संगरूर के सुनाम की हैं, जहां कुछ लोग लोहे की रॉड से एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। तस्वीरें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वीडियो में 3 लोग नजर आ रहे हैं, जिनके हाथ में लाठी डंडे और लोहे की रॉड है, और ये लोग बेरहमी से एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। ये शख्स चिल्ला रहा है, जान बख्श देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन इन हैवानों पर कोई असर नहीं होता। जानकारी के मुताबिक इस हमले में पीड़ित शख्स की दोनों टांगें और हाथ टूट गए हैं। पीड़ित की गंभीर हालत को देखते हुए उसे भटिंडा के एम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया। घटना 15 फरवरी की बताई जा रही है। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। नौजवान व्यक्ति ਨੂੰ 3-4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਸਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀਗੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਪਰ ਅਸੀਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ शुरू कर ਦਿੱਤੀ है। संगरूर पंजाब के सीएम भगवंत मान का गढ़ माना जाता है। ऐसे में सीएम के क्षेत्र में ऐसी तस्वीरों का सामने आना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल जब पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ है, तब से पंजाब पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है, और अब इस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश करने में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। लेकिन इसके अलावा इंटरनेशनल जगत में क्या कुछ चल रहा है, फ्रांस में एक मॉल में क्यों मची अफरा तफरी, मॉल से जान बचाने के लिए लोग क्यों भागे, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं हमारे विदेशी खबरों के सेगमेंट में। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में इन दिनों सांबा कार्निवल की धूम मची हुई है, जिसको देखने के लिए लाखों पर्यटक उमड़े हैं। सांबा ड्रोम एहेम्बी में सांबा स्कूलों ने रंगारंग भव्य परेड निकाला। कुल 14 स्कूलों को 10 कैटेगरीज में आंका गया, जिसमें ड्रामा सेक्शन की क्वालिटी से लेकर कॉस्ट्यूम की सुंदरता तक शामिल है। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते कार्निवल नहीं हो पा रहा था। इस बार भारी तादाद में लोग इसमें शामिल हुए। अफरा तफरी की ये तस्वीर फ्रांस की राजधानी पेरिस से सामने आई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच भगदड़ मची हुई है। ला डफेल शॉपिंग सेंटर में शूट आउट की खबर के बाद यहां खरीदारी करने आए लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मॉल के अंदर और बाहर हर जगह अफरा तफरी मच गई। इस बीच एक शख्स ने बचने के लिए मॉल से छलांग लगा दी, जिसमें उसकी जान चली गई। पुलिस ने गोलीबारी की घटना से इनकार कर दिया है और पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। अमेरिका में शूटआउट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के कड़े कदमों के बाद भी लगातार गोलीबारी की वारदात हो रही है। इस बार पेंसिल्वेनिया में टेम्पल यूनिवर्सिटी के पास फायरिंग की घटना हुई। एक लुटेरे का पीछा कर रहे अमेरिकी अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर अभी तक पुलिस के कब्जे में नहीं आ पाया है और न ही उसकी पहचान हो पाई है। ट्रैक्टर मार्च का ये वीडियो फ्रांस के टूलूज शहर का है। यहाँ पर किसानों ने मैक्रो सरकार के खिलाफ ये मार्च निकाला।
काफी तादाद में किसानों ने सिंचाई और दूसरी सुविधाओं की मांग पर आवाज बुलंद की। इससे पहले राजधानी पेरिस में किसानों ने मार्च निकाला था। खाद्य सुरक्षा नीति को लेकर भी किसानों का गुस्सा बरपा हुआ है। विरोध प्रदर्शन की ये दूसरी तस्वीर जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट से सामने आई है। ये जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पर एयरपोर्ट स्टाफ ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर एयरपोर्ट के अंदर ही जोरदार मार्च निकाला और हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने सैलरी में कम से कम 10.5% बढ़ोतरी की मांग की है। सुबह से हम यही चाहते हैं कि हमारी तरह आप भी ठंडी ठंडी हवा में ना ये लंबी लंबी सांसें ले ताकि मन बहुत शांत रहे। लेकिन क्या करें, कुछ लोग ऐसे विवादित बयान देते हैं ना, और विवादों से ऐसा उनका नाता होता है श्वेता कि ऐसी खबरें आपको बतानी ही पड़ती है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य संतों पर, रामचरितमानस पर ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही जिसको लेकर लगातार निशाने पर हैं। और यही तो वजह है कि उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। श्वेता, अयोध्या में श्री राम कल्याण समिति ने दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से नाराज होकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि उनकी शव यात्रा निकाली गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। श्री रामचरितमानस पर की गई स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। हिंदू संगठनों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। श्री राम कल्याण समिति की तरफ से अयोध्या में स्वामी प्रसाद मौर्य की शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने हाथ में श्री रामचरितमानस लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद के नारे लगाए। रामचरितमानस का हमारे अपमान किया, उनके कार्यकर्ताओं ने हमारी प्रतियां जलाई, इसका हम घोर विरोध करते हैं। जो भी हिंदू धर्म का अपमान करेगा वो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनकी इसी तरह दुर्दशा होगी। श्री राम कल्याण समिति के लोगों ने शव यात्रा निकालने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। तो देखा आपने किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, संतों में गुस्सा है। और आज स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर विधानसभा में भी हंगामे के आसार है। बीजेपी के निशाने पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य है। वैसे निशाने पर तो रेप क्या आरोपी राम रहीम भी हैं, क्योंकि पैरोल पर बाहर तो आए हैं, बार बार बाहर आते हैं पैरोल पर, और उसके बाद एक के बाद एक वीडियोस जारी करते हैं। आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सरपंचो अपने शहर गांवों के बलात्कारी राम रहीम सामाजिक बुराइयों को दूर करने की अपील करने के बहाने अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। एक नए गाने के जरिए राम रहीम ने नशों से दूर रहने और माओं का आशीर्वाद लेने की अपील की है। इस गाने को बरनावा डेरा आश्रम में ही शूट किया गया है। गाना लॉन्च होते ही जमकर वायरल हो रहा है। इससे पहले राम रहीम ने बढ़ती जनसंख्या को काबू करने की अपने समर्थकों से अपील की थी। राम रहीम ने नया नारा दिया था जिसमें एक ही सही, दो के बाद नहीं की अपील की गई थी। तो आपसे यही गुजारिश है, एक ही सही और दो के बाद नहीं। अपने आश्रम से राम रहीम कभी ऑर्गेनिक सब्जियों के फायदे बता रहा है तो कभी म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर गाने की धुन बनाता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर बलात्कारी राम रहीम को पैरोल क्या इन्हीं कामों के लिए मिलती है? तो सवाल ये है कि रेप के दोषी राम रहीम को क्या ये पैरोल बार बार सत्संग करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए और वीडियोस जारी करने के लिए मिलती है? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर के करते हैं, जम्मू कश्मीर के लैंडस्लाइड की, जहां भूस्खलन से जम्मू कश्मीर के रामबन और गांदरबल में बताया जा रहा है कई घर जो है क्षतिग्रस्त हुए। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भूस्खलन के चलते 1 दर्जन से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके चलते 13 परिवार प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। गांव के पास से गुजरने वाली मुख्य सड़क में दरारें आने के बाद वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। रामबन जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर दुक्सर दल गांव में मकान गिरने और घरों में आई दरार से लोगों में दहशत का माहौल है। कल सुबह ही हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे ये दोनों मकान जो थे बिल्कुल ज़मीन के नीचे दब चुके थे।
तो मकामी लोगों ने यहाँ रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्होंने इनके बर्तन शर्तन जो भी माल मिश्त था उसको निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी एक मकान जो इसके इस साइड में है वो पूरा डस गया। उसमें जो भी लकड़ी वगैरह थी वो पूरी डैमेज हो चुकी और पूरा ज़मीन के अंदर डस गया। हमारी जितनी भी ज़मीन थी वो चला गया, घर थे दो वो भी गिर गए। वहीं जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भूस्खलन के चलते कई घरों को नुकसान पहुंचा है। 10 दिनों बाद खुला श्रीनगर लेह राजमार्ग भूस्खलन के चलते फिर बंद हो गया है। हालांकि भूस्खलन से अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जिला पुलिस, SDRF और CRPF की बचाव टीमें मौके पर मौजूद हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कर्नाटक से है। यहाँ बताया जा रहा है कि हासन में एक ई-कॉमर्स डिलीवरी बॉय की हत्या जो है वो कर दी गई है। आरोप यह है कि आईफोन के लिए पैसा न होने की वजह से एक युवक ने डिलीवरी बॉय का कत्ल कर दिया। आरोपी ने 3 दिन तक शव को अपने घर में ही रखा और फिर रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर जला दिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, CCTV फुटेज क्योंकि सामने आ चुका है जिसमें स्कूटी पर शव को ले जाता हुआ दिखाई देता है। शव को जलाने के लिए आरोपी ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 2 तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जिसमें ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किस कदर हैवानियत एक आईफोन खरीदने के लिए। बिल्कुल। और देखिए कर्नाटक के हासन में एक ई-कॉमर्स डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी गई। आरोप ये लग रहा है कि आईफोन के लिए पैसे नहीं होने की वजह से युवक ने उस डिलीवरी बॉय का कत्ल कर दिया। और उसके बाद देखिए श्वेता, आरोपी ने 3 दिन तक शव को अपने घर में रखा और फिर रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर उसे जलाया भी। आरोपी हेमंत दत्त का एक CCTV वीडियो सामने आया है जिसमें वो स्कूटी पर शव ले जाता नजर आ रहा है। शव को जलाने के लिए आरोपी ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी खरीदा। किस तरीके से साजिश करके एक तरीके से कह सकते हैं। और सिर्फ आईफोन के पैसे नहीं थे और इसलिए उसने डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी। 3 दिन तक शव को घर में रखना और उसके बाद इस तरीके से उसे जलाना, मतलब आपने सोची समझी साजिश की और उसके बाद हत्या की। बहुत वाकई ऐसी जो वारदात है वो वाकई हैरान कर देती है कि आखिर समाज किस तरफ जा रहा है और क्या संदेश हम दे रहे हैं।